Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. वर्तिका जी, विजेता जी और स्नेहा जी, आप कैमरा ऑन करने आ गए। JJF 2015, ठीक है। हमने इसके अंदर काफी इनका इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, हमने वो देख लिया है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी कन्वेंशन हो चुकी है इसके अंदर। इसके अलावा हमने इस एक्ट के बारे में देखा कि इसको प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली, प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली ईशा जी? तो 31st December 2015 को इसको प्रेसिडेंट की अडॉप्शन के लिए और इनेक्टमेंट के लिए, लेकिन एनफोर्समेंट डेट 15 January 2016। 15 जनवरी 2015, 15 जनवरी 2015 जो है, और प्रेसिडेंट। अच्छा बताओ, एक्ट का साइटेशन क्या है? अगर इस एक्ट का साइटेशन पूछा जाए कि इस एक्ट का साइटेशन क्या है तो बताइए। Act number 2 of 2016. एक्ट नंबर Number 2 of 2016. एक्ट नंबर 2016, ठीक है ना। ये इस एक्ट का साइटेशन हो गया। इसके अलावा ये बताओ, इसको जो यूएनसीआरसी है, यूएनसीआरसी, इसको हमने अडॉप्ट कर किया था, कौन सी डेट को किया था? In December 2092. 1992। तो ये जो सारी चीजें हैं, आपने देखा प्रेसिडेंट के कम्युनिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनफोर्समेंट डेट कौन सी डेट होगी, एक्ट नंबर क्या है इसका, यूएनसीआरसी को कौन सी डेट को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इन चीजों के बारे में पता चल गया। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश कब किया गया, तो ये बता सकते हो कब किया गया? बताओ। 1st January 2016 को किया गया ऑफिशियल गजट के अंदर, ध्यान रखना। इसे बोलते हैं गजट ऑफ इंडिया। ऑफिशियल गजट के अंदर जैसे इसे पब्लिश किया गया, वो डेट क्या थी? 1 जनवरी 2016, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो है वो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा हमने कन्वेंशन, अगर मैं आपको पूछूं कि हेग कन्वेंशन से क्या चीज हमने अडॉप्ट की, क्या चीज ली थी हेग कन्वेंशन? इंटर कंट्री अडॉप्शन। बिल्कुल, इंटर कंट्री अडॉप्शन, मतलब अडॉप्शन का कांसेप्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको हमने कहां से लिया? यहां से आपको हेग कन्वेंशन से मिला, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये कौन से ईयर का था हेग कन्वेंशन? बताओ। 1993। बिल्कुल 1993 का, ध्यान रखना 1993 का। देखो अडॉप्शन के बारे में तो आप जानती हो, किसी बच्चे को गोद लेना, लेकिन यहाँ पर किसी बच्चे को गोद दिया जा रहा है, ठीक है ना। पेरेंट्स क्या करेंगे इन जनरल कि बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो उस तरीके के प्रोविजन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को गोद दिया जा रहा है, ठीक है। बच्चे को गोद देने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, उस चीज की यहाँ पर बात की गई है कि पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बच्चे किस तरीके का बच्चा होना चाहिए। इंटर कंट्री अडॉप्शन होगा तो कैसे बच्चों को हम, किस तरीके के बच्चों को हम इंटर कंट्री अडॉप्शन में देंगे, ठीक है ना। ये प्रेफरेंस की बात की गई है यहाँ पर। ये सारी चीजें जो है आपको इंटर कंट्री अडॉप्शन के अंदर ये कन्वेंशन जो हुई है उसके अंदर मिलती है। तो ये मोटी सी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेशन नंबर 1। देखो हमने प्रीएम्बल को थोड़ा सा देख लिया है। प्रीएम्बल में कन्वेंशन के बारे में बता रखा है, जो मैंने अभी चीजें बताई थी ये सब प्रीएम्बल में बता रखी है। अच्छा ये एक और चीज बताओ कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है ये एक्ट के अंदर दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन से हैं जो ये एक्ट में बता रखे हैं, बताओ। 15 clause 3, आर्टिकल 15 clause 3 और आर्टिकल 47, 45 और आर्टिकल 21 39 का ई एंड एफ,
हाँ और सर 47, 45, 45 और आर्टिकल 21A। तो ये सारे इसकी आप अपना टाइप बन रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये चार पांच ये आर्टिकल्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आर्टिकल उसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर देखो लॉ के अंदर जो आपका प्रीएबल है उसके अंदर 21A को यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो बस इसको आप लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये चार आपको आर्टिकल पता होने चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता है जेजे एक्ट। मैंने आपको पहले ही बता रखा है जितनी भी लॉज हैं जो विमेन से रिलेटेड है, विमेन से रिलेटेड है और चिल्ड्रन से रिलेटेड है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहां से डिसाइड होती है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से होती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब हमने कल लॉन्ग टाइटल के बारे में देख लिया था। लॉन्ग टाइटल क्या है, आज हम बात करेंगे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन नंबर 1 कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट मतलब शॉर्ट टाइटल का मतलब एक्ट का पूरा नाम क्या होगा, क्या एक्ट का पूरा नाम बताओ, बोलो एक्ट का पूरा नाम। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस एक्ट 2015। ईयर भी आपको याद रखना पड़ेगा 2015। ठीक है, बाकी एक्सटेंड का मतलब क्या हुआ, इंडिया के अंदर लागू होना, मतलब ये यहाँ पर जुरिडिक्शन बता रहा है, एप्लीकेबिलिटी बता रहा है इसकी कि ये कहां पर अप्लाई किया जाएगा। तो इसने क्या बता दिया, एक्सटेंड कहां पर किया जाएगा, इंडिया के अंदर। और इंडिया का मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है, आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 के अंदर बता रखा है कि इंडिया का क्या मतलब होता है। अगर की वो इंडिया जब तक कि आपके वेयर एक्ट में ही डिफाइन नहीं कर रखा हो। ठीक है ना। अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है, कमेंसमेंट का मतलब कब इस एक्ट को लाया गया, इंप्लीमेंट कब से होगा ये। तो कमेंसमेंट का जो डेट है वो किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर ये लॉ कौन से लेवल का है, सेंट्रल लॉ है या स्टेट लॉ है, स्टेट लॉ है। सेंट्रल कमेंसमेंट बताएगी, तो हत्या तो कभी भी कमेंसमेंट बताए नहीं जाते। वो ऑफिशियल गजट में पहले एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हम कब से इसे इंप्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है ना, तो ये इंप्लीमेंटेशन की डेट जो है वो यहां से निकल गया। तो आपको पता ही है कमेंसमेंट कब से हुआ था इसका, 15 जनवरी 2016 से। 15 जनवरी 2016 इसका कमेंसमेंट डेट। ये आपका सेक्शन 1 की 3 चीजें हो गई। इसके अंदर और क्या चीजें रखी है, तो मैं आपको प्रीएम्बल में पहले बता चुका हूं। इसके अंदर जो चाइल्ड की बात की गई है, चाइल्ड का मतलब कौन सी कैटेगरी होती है, कौन कौन सी चाइल्ड के बारे में बता रखा है यहाँ पर बताओ। CL और CNCP। बिल्कुल, 2 तरीके के बच्चों के बारे में बता रखा है, CLL और CNCP। ये CCL क्या है, CL क्या है, CLL इसके अंदर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये गलत है, CCL होना चाहिए, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। CCL और CNCP इसके अंदर क्या है, CCL के अंदर मतलब जो लॉ के ऐसे बच्चे जिन्होंने लॉ को तोड़ा हो, ब्रीच किया हो। जैसे मान लो आईपीसी की कोई अंदर ऑफेंस कर दिया, जैसे छोटे मोटे बच्चे होते हैं ना 18 साल से कम उम्र के, अगर मान लो उन्होंने कोई चोरी की कहीं पर जाकर के, तो उन्होंने क्या कर दिया, लॉ का ब्रीच कर दिया। उन्होंने क्या किया, बस की टिकट नहीं खरीदी, बैठ गए उसके अंदर, लॉ का ब्रीच कर दिया। रेलवे में बैठ गए, रेल की टिकट ले ली, रेल के अंदर बैठ गए, उन्होंने लॉ का ब्रीच कर दिया। तो इस तरीके से अगर किसी भी तरीके का कोई भी लॉ का ब्रीच किया जाता है बच्चे के द्वारा, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, CCL में आ जाएगा। CCL मतलब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। मैंने इसके बारे में बता ही रखा है, चाइल्ड कहां पे डिफाइन कर रखा है आपका सेक्शन नंबर 2 के 12 में, और CCL कहां पे डिफाइन कर रखा है सेक्शन 213 में। आपको याद रखना है सेक्शन 214 के अंदर क्या बता रखा है, CNCP। CNCP की फुल फॉर्म क्या होती है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। सेक्शन 2 पढ़ोगे डेफिनेशन क्लॉज, उसके अंदर ये सारी चीजें बता रखी है।
चाइल्ड इन नीड ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसा बच्चा जिसको नीड है, जिसको आवश्यकता है केयर की और प्रोटेक्शन की। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को सड़कों पे क्या होता है, भीख मांगते हुए मिलते हैं, भूखे पेट सो रहे होते हैं, या उनके अगर माता पिता नहीं है मतलब वो अनाथ है, या मान लो कोई किसी के गांव में बाढ़ आ गई तो बाढ़ पीड़ित हो गया फ्लड से, और मान लो आंधी तूफान उसके वहां पर कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से या वो बिछड़ गया, मिसिंग चाइल्ड हो गया, तो ऐसा बच्चा जो है वो अकेला पड़ गया। तो अब ऐसे बच्चे को किसी चीज की जरूरत होगी, केयर की और प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। तो उनको केयर प्रोटेक्शन की गारंटी कौन देता है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या बना दिया? CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। और ये CNCP के बच्चे कौन कौन होंगे? वो सेक्शन 2 का 14 बताता है आपको। ये 2 के 14 के अंदर जितने भी ग्राउंड दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ही नहीं, यहाँ से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CNCP के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, बताइए। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी के बारे में हमने देखा। अब देखो इन्हीं के बारे में कुछ इन्होंने बता रखी है चीजें जो आपको ध्यान देनी है। सब सेक्शन 1 को देखिए, सेक्शन 1 को देखिए। सेक्शन 1 के अंदर ये जो सबसेक्शन 4 है, इसके अंदर क्या दे रखा है देखिए, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कह रहा है किसी भी लॉ में कोई भी बात दे रखी हो, मैंने आपको बताया था ना कंसोलिडेट एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन बताता है। जैसे आईपीसी के अंदर क्या हो रहा है, आईपीसी को क्या माना जाता है? एग्जॉस्टिव लॉ माना जाता है, नहीं माना जाता? एग्जॉस्टिव माना जाता है ना, कि वो हर चीज उसके अंदर ही बता रखी है ऑफेंस के बारे में। इसी तरीके से यहाँ पर इसको एक्सक्लूसिवली जुरिसडिक्शन दे रखा है इन्होंने चाइल्ड के रिगार्डिंग। कहता है कि भाई चाइल्ड से संबंधित कोई भी मैटर, कोई भी अपराध बच्चे के द्वारा किया जाए, उस बच्चे को केवल और केवल कहां पर लिया जाएगा? इस एक्ट के अंदर ही लाया जाएगा, जेजे एक्ट के अंदर। अगर कोई CNCP का मतलब जिसको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, उस बच्चे को भी जेजे एक्ट के अंदर ही संभाला जाएगा। तो इसके सबसेक्शन 4 के अंदर यही बात दे रखी है कि किसी भी लॉ में कोई भी बात दे रखी हो, उसका प्रभाव इस सेक्शन, इस एक्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा। नॉन ऑब्स्टेंटिक लॉ दे रखा है। आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ते हो तो वहां पर ये आपको पढ़ने के लिए मिलता है नॉटविथस्टैंडिंग। इसका मतलब होता है नॉन ऑब्स्टेंटिक लॉ। इसको सुप्रीम क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है सुप्रीम क्लॉज के नाम से। आपसे पूछा जा सकता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का क्वेश्चन है कि नॉन ऑब्स्टेंटिक लॉ को क्या कहा जाता है, तो इसको सुप्रीम क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। अगर मान लो वो पूछे कि नॉटविथस्टैंडिंग क्या होता है, तो आपको बताना है नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज को नॉटविथस्टैंडिंग कहते हैं। तो जहां पर भी ये नॉटविथस्टैंडिंग लिखा जाता है, तो इसका मतलब जो उसके अंदर प्रोविजन दे रखा होता है वो अपने आप में सुप्रीम हो जाता है, और जो अदर लॉज होते हैं वो उसके सामने नीचे पड़ जाते हैं। तो मतलब जब से सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी जाएगी? उस बात को दी जाएगी जो उस प्रोविजन में दे रखी होगी। अब बताओ इसमें क्या दे रखा है ऐसा? इसमें लिखा हुआ है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कि किसी भी लॉ में कोई भी बात दे रखी हो, उस टाइम पे वो प्रभावी हो। टाइमिंग इन फोर्स का मतलब उस समय जब कोई चीज बच्चे के साथ कोई घटना घटित हुई और उस टाइम पे कोई लॉ प्रभावी है, और ये लॉ भी प्रभावी है। लॉ प्रभावी का मतलब लॉ इन फोर्स है उस टाइम पर। तो फिर उनमें से कौन सा एक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा? तो फिर वो वहां पर जेजे एक्ट ही इंप्लीमेंट होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, लिखा हुआ है कि प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई। अंडरलाइन कीजिए, शैल अप्लाई हो, कि इस एक्ट के प्रोविजन ही अप्लाई होंगे, चाहे मान लो पॉक्सो एक्ट में कोई राइट दे रखा है बच्चों से संबंधित, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? जेजे एक्ट को दिया जाएगा, पॉक्सो को दिया जाएगा? बोलो, पॉक्सो को दिया जाएगा, जेजे को दिया जाएगा? दोनों स्पेशल एक्ट है, लेकिन इन्होंने साफ साफ कह दिया जेजे एक्ट को दिया जाएगा। वहां पर भी प्रोविजन दे रखा है, आपको पता हो तो सेक्शन नंबर 34 क्या बताता है? वो ये कहता है कि अगर मान लो कोई बच्चे ने कोई तरीके का लॉ का ब्रीच कर दिया, लॉ का कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, तो अब मान लो उसने सेक्सुअल ऑफेंस ही क्यों ना कमिट कर दिया हो, क्या उसको पॉक्सो एक्ट के अंदर डील किया जाएगा? क्या बोलिए? उसको पॉक्सो एक्ट में डील नहीं किया जाएगा, उसको जेजे एक्ट के अंदर ही लाया जाएगा। चाहे कुछ भी दे रखा हो पॉक्सो एक्ट में, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। साफ साफ कहता है इस बात को। आगे देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है कि दो शब्दों को यूज किया है इन्होंने, शेल अप्लाई टू ऑल मैटर्स कंसर्न का चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कौन से वाले बच्चे हो गए? नंबर 2 कैटेगरी सीएनसीपी। और दूसरा शब्द दे रखा है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो सीएनसीपी के बाद सीसीएल, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, दो तरीके के बच्चों के बारे में बता रहा है। और क्या कह रहा है? एप्रीहेंशन, डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, रिहेबिलिटेशन, सोशल इंटीग्रेशन ऑफ अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट। ये 4-5 शब्द जो हैं वो आपको याद रखने हैं। ये कैसे अप्लाई किया जाता है? इन कंसेप्ट के आधार पर। मान लो कोई बच्चे को पकड़ लिया, मान लो किसी बच्चे ने कोई अपराध कर दिया, तो उस बच्चे का क्या किया जाएगा? पहले तो एप्रीहेंशन किया जाएगा, मतलब उसे पकड़ा जाएगा, फिर उसे डिटेन किया जा सकता है, फिर उसको प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज की जा सकती है और उसको सजा भी दी जा सकती है। बच्चे को एज अडल्ट के तौर पे भी ट्रीट करते हैं अपन, तो वो चीज भी यहाँ पर लागू हो जाएगी। और अगर मान लो वही बच्चा अगर ऐसा है जिसने सजा काट ली है, लेकिन अब उस बच्चे को कहीं पर घर नहीं है उसको रहने के लिए, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अनाथ हो और उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया हो, तो बच्चा तो वो पीड़ित पहले से ही सीएनसीपी का है, लेकिन उसने अपराध भी किया तो वो सीसीएल कैटेगरी में भी है। अब मान लो उसने सजा तो काट ली अपनी, लेकिन हमें अब उसे सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में जोड़ना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उसको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ है? रिहेबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट। आगे कंसेप्ट समझ में? इसी तरीके से सेम यही चीज, ये तो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के बारे में बच्चों के लिए हो गई, और नीचे वाली जो बात ले रखी है वो कह रही है सीएनसीपी के बच्चों के लिए। क्या लिखा हुआ है? उनको क्या चीज प्रोवाइड कराएगी? सबसे पहले तो उनके ऊपर प्रोसीजर चलेगा। सपोज करो कोई बच्चा है जो अनाथ है, बेघर है, जिसके पास ना कोई घर है, उसके माता पिता नहीं है, उसके पास खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब उसकी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में वो बच्चा है और किसी को मिल गया, उन्होंने उसको थाने वाले पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया। पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन में तो जाते हैं ना जनरली, अगर कोई ऐसा मिल जाता है तो हर जगह जुवेनाइल, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट ढूंढना पड़ती है, तो फिर वो लोकल पुलिस वाले स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे, या कोई भी व्यवस्था हो। तो अल्टीमेटली वो बच्चा जाएगा कहां पर? सीडब्ल्यूसी के पास जाएगा घूम फिर करके। अब वो सीडब्ल्यूसी सबसे पहले क्या करेगी? उसका प्रोसीजर चलाएगी। प्रोसीजर में क्या करेगी? प्रोसीजर में सबसे पहले तो ये देखेगी, उसके बारे में इंक्वायरी करेगी, जांच पड़ताल करेगी उस बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में, उसका स्टेटस क्या रहा है, क्या उसके माता पिता है भी या नहीं है, क्या ये तो ये है कहीं बच्चा, या क्या किया ऐसा इसने, इसकी एज क्या है बच्चे की, ये सारी चीजें। क्या पता ये बच्चा लगे छोटा सा रहा हो, लेकिन इसकी एज जो है वो 18 साल से ज्यादा है, तो अगर 18 साल से ज्यादा है तो क्या उसको सीडब्ल्यूसी का डील कर सकती है? क्या नहीं कर सकती ना, फिर तो एक्ट आएगा ही। तो इसी वजह से क्या करा जाता है कि यहाँ पर पहले प्रोसीजर चलाया जाता है, इसलिए लिखा हुआ है सबसे पहले प्रोसीजर और फिर उसके बाद डिसीजन। प्रोसीजर चलाया, कार्रवाई हो गई, पता चला कि बच्चा 18 साल से कम उम्र का है और ये बच्चा सीएनसीपी की कैटेगरी में आता है, इसकी माता पिता नहीं है, फिर वो क्या करेंगे? उसके लिए डिसीजन लेंगे, और डिसीजन में क्या करेंगे? उसे डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर क्या कर देंगे? डिक्लेयर ऑन सीएनसीपी की कैटेगरी, उसे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन घोषित कर देंगे उस बच्चे को कि इस बच्चे को आवश्यकता है केयर और प्रोटेक्शन, इसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इसे सरेंडर ऑर्फन कोई भी चाइल्ड डिक्लेयर किया जा सकता है। कैसा बच्चा? मान लो उसके माता पिता ही उसको सीडब्ल्यूसी के पास छोड़ गए हो, तो भाई माता पिता कह रहे हैं कि हम इसे पालने के लिए असक्षम है, हम डिसेबल्ड हैं, इसका पैसा, इसको मतलब खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, इसका ध्यान नहीं रख सकते, कोई ये कहके जा रहे हैं और वो उसको सरेंडर कर जाते हैं कहां पर? सीडब्ल्यूसी के अंदर। तो ऐसा बच्चा भी तो सीएनसीपी की कैटेगरी में आएगा। तो जब ऐसा बच्चा आ गया तो पहले तो फिर से चाहे माता पिता छोड़ के हो, प्रोसीजर तो फिर भी चलेगा और डिक्लेरेशन करवाना पड़ेगा उसका सरेंडर का। पहले उसकी एज डिटरमाइन की जाएगी, फिर इसके बाद क्या होगा? ऑर्डर रिलेटिंग टू द रिहेबिलिटेशन। सबसे पहले तो उसको रिहेबिलिटेशन के लिए छोड़ा जाएगा। जैसे मान लो चिल्ड्रन होम में भेज दिया, सीडब्ल्यूसी अपने घर पे थोड़ा ना भेज दे, भेजेगी तो चिल्ड्रन होम में ही ना, चिल्ड्रन होम में या ऐसी जगह पे जहां पर उस बच्चे को रखा जा सकता हो, फॉस्टर केयर में भेज दे। फिर उसके बाद क्या होगा? उस बच्चे का वो अडॉप्शन करवाने की सोचेंगे, क्योंकि अपने पास रखने से भाई
इतनी सारी जनसंख्या है, इतने सारे बच्चे हैं, कहाँ तक अपने पास रखेंगे उन व्यवस्था? पूरी व्यवस्था ही फेल हो जाएगी ऐसे तो। ये क्या करवाते हैं, उन बच्चों का ही अडॉप्शन करवाना चालू कर देते हैं। 3 महीने तक की इंक्वायरी टाइम पीरियड लेते हैं कि भाई अगर इसको कोई अगर पहले उसको अडॉप्शन करवाने के लिए क्या करवाना पड़ता है, इनको लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन करना पड़ता है। उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये बच्चा जो है संस्था के अंदर है और इसे लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन मतलब अगर आपने मान लो बिना परमिशन के किसी बच्चे का अडॉप्शन करवा दिया तो इलीगल होगा कि नहीं होगा? इलीगल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीडब्ल्यूसी ने अगर डिक्लेयर कर दिया उस बच्चे को कि भाई ये लीगली तौर पर फ्री है, ये स्वतंत्र है, इस बच्चे का कोई भी अडॉप्शन कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस बच्चे का कोई भी अडॉप्शन कर सकता है, वो दे सकता है ना उस बच्चे को कोई भी। तो ये चीज होती है लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। तो ये जो सारे कंसेप्ट है, डिसीजन, रिहेबिलिटेशन, ये सारी की सारी चीजें इसी के अंदर व्यवस्था के अंदर आती है। लिखा हुआ है वहां पर अडॉप्शन, रीइंटीग्रेशन। रीइंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ कि अडॉप्शन करवाएंगे तो उसका रीइंटीग्रेशन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा कि उसको फैमिली तो प्रोवाइड करानी थी हमें। जब अडॉप्शन हुआ तो वो फैमिली के अंदर चला गया क्योंकि उसे हमें फैमिली में एटमॉस्फेयर देना था। दूसरा रीस्टोरेशन, रीइंटीग्रेशन और रीस्टोरेशन दोनों एक ही कंसेप्ट है। मैंने आपको कल भी बताया था ना, चैप्टर नंबर 7 में बता रखी थी, वही सारी चीज बता रखी है। और ये किससे संबंधित है? ऑफ द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ये सारी चीजें आपका इसके अंदर एक्सक्लूसिवली जुरिसडिक्शन लेकर के बता रही है। तो ये सब सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस लिहाज से, क्योंकि इसने पूरा निचोड़ बता दिया इस पूरे एक्ट का, ये एक्ट कहां पर अप्लाई होगा, किन के ऊपर अप्लाई होगा। अगर आपसे पूछ ले कोई कि एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन कहां पर पड़ता है अगर सीसीए की कैटेगरी हो, तो आपको पता होना चाहिए जेजे एक्ट के प्रोविजन ही उसके ऊपर अप्लाई होंगे। कौन बताता है? तो सबसेक्शन 4 बताता है। सीएनसीपी की पूछे तो तब भी यही बताना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका सबसेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? सेक्शन 1 तक किसी तरह की कोई दिक्कत? क्लियर है सारी चीजें विजेता जी? अब जो ये सबसेक्शन 4 के अंदर सब ये शब्द दे रखे हैं ना, यही शब्द आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेंगे। पूरा का पूरा बेस सबसेक्शन 4 में दे दिया है। देखो क्या बता रहा हूं। अब देखो सबसेक्शन 2 को तो छोड़ दो, ये सबसेक्शन 2 जो है वो जो प्रोविजन आते जाएंगे, जैसे जैसे शब्द आते जाएंगे तब उसको पढ़ते जाएंगे। अगर अभी पढ़ा तो आपको याद भी नहीं रहेगा, तो इसे छोड़ दो। अभी जैसे जैसे शब्द आते जाएंगे वैसे वैसे इसको पढ़ते जाएंगे कि क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि अभी हमने देखो 3 शब्दों के बारे में पढ़ा। एक तो सबसेक्शन चाइल्ड के बारे में पढ़ा। चाइल्ड क्या होगा देख लो एक बार निकाल के। सबसेक्शन 2 का सबसेक्शन 12 क्लॉज 12 चाइल्ड की डेफिनेशन दे रखी है। बता रखा है कि मींस अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ द एज। 18 साल से जिसकी एज कंप्लीट नहीं हुई हो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? चाइल्ड कहलाएगा। समझा? तो ये कहां पे डिफाइन कर रखा है चाइल्ड को? 212। फिर इसी के नीचे चाइल्ड ने अगर मतलब अपराध कर दिया तो सीसीएल याद रहेगा या आपको ध्यान रखना है, ऐसे याद कर लेना। तो ये 213 में होता है। इसी बच्चे ने अगर कोई अपराध कर दिया तो ये सीसीएल की कैटेगरी में चला गया। अब मान लो ये बच्चा जो था, यही बच्चा अगर मान लो अनाथ था जिसने अपराध किया तो वो सीपी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो फिर कौन सा लग गया? 240। चलो ये अभी छोड़ दो यहां तक। अब अपन सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है आपको जनरल प्रिंसिपल के बारे में बताता है। प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है, जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। जब भी किसी बच्चे का केयर और प्रोटेक्शन की बात होगी या उस बच्चे से संबंधित कोई डिसीजन लेना है, भाई देखो आप अगर जस्टिस भी प्रोवाइड कराओगे तो उस बच्चे का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना हर तरीके से। तो उसकी हर बात सुनी जानी चाहिए,
उसको बहुत सारे प्रिंसिपल्स के अंदर यूज किया जाता है। तो ये इन चीजों के बारे में बता रहा है। तो सबसेक्शन 3 जो है इसके अंदर सॉरी एक ही सेक्शन है। इस चैप्टर 2 के अंदर कितने सेक्शन है? एक ही सेक्शन है टोटल, सेक्शन नंबर 3 ही इसके अंदर आता है। और ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहा है ये? जनरल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट का मतलब क्या हुआ कि इस एक्ट को सुचारू रूप से स्टार्ट करने के लिए, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इन प्रिंसिपल को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब बॉडी कौन कौन सी थी हमारे पास? सबसे पहली बॉडी कौन थी? जेजे बोर्ड, चिल्ड्रन कोर्ट, सीडब्ल्यूसी, ये तो थे हमारे पास, ये थे। इनके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशन थे। इसके अलावा हमारे पास सारा था अडॉप्शन करवाने के लिए, सारा था। ये लोग क्या करेंगे? इन प्रिंसिपल का ही फॉलो करेंगे, क्योंकि इस एक्ट को लागू करवाने के लिए कौन काम करेगा? ये लोग तो काम करेंगे, जेजे बोर्ड काम करेगा। अगर बच्चा सीसीएलजी कैटेगरी का है तो, क्योंकि ये तो डील जेजे बोर्ड इसी से करता है। तो अब मान लो इस एक्ट के प्रोविजन को यूज कर रहा है कौन? जेजे बोर्ड। तो जेजे बोर्ड जैसे ही इस एक्ट के प्रोविजन को यूज करेगा तो क्या करना पड़ेगा? इसको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे मान लो सीडब्ल्यूसी है, इसमें अगर बच्चे कौन से बच्चे को डील करता है? ये सीएनसीसी को। तो अगर मान लो इससे डील कर रहा है, प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहा है या कोई भी डिसीजन ले रहा है इससे रिलेटेड, तो फिर इसको भी इससे रिलेटेड क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अभी प्रिंसिपल कितने दे रखे हैं? ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप का। राजस्थान का जो अभी पिछला पेपर हुआ था आरजीएस का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल प्रिंसिपल्स कितने दे रखे हैं सेक्शन 3 में। तो आपको पता होना चाहिए 16 प्रिंसिपल दे रखे हैं सेक्शन 3 में। ठीक है। अब मान लो यहां पर तो आपसे ये पूछ लिया उन्होंने, अगर आपसे यही क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए तो, अब मान लो उन्होंने पूछा कि आपसे कि भाई बताओ तो कम से कम 5 प्रिंसिपल्स के नाम बताओ, 10 प्रिंसिपल्स के नाम बताओ, उनको एक्सप्लेन करो जेजे एक्ट के अंदर जो बता रखे हैं। तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या चीज बता रखी है। अभी से देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस एक्ट को इंप्लीमेंट करवाने में कौन कौन सहायक होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। स्टेट गवर्नमेंट का भी काम होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में करवाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया लेवल पे करवाएगी इसे। द बोर्ड, लिखा हुआ ना बोर्ड, बोर्ड का मतलब क्या हुआ? जेजे बोर्ड की बात कर रहा है। दूसरा लिखा है अदर एजेंसीज एज द केस में भी। अब देखो यहाँ पर ये अमेंडमेंट हो चुका है इसके अंदर, ये सीडब्ल्यूसी भी इसके अंदर इंक्लूड है। अदर एजेंसीज में सब चीजें इंक्लूड हो गई, जैसे कारा हो गई, सारा हो गई, जो भी इस एक्ट को इंप्लीमेंट करवाएगा, जैसे पुलिस वाले भी हो गए ना, तो वो भी इसके अंदर आ गए ऑटोमेटिकली। तो जो भी एजेंसी होगी तो अदर एजेंसी में सब चीजें इंक्लूड हो गई ना ऑटोमेटिकली। तो फिर यहाँ पर इसी चीज के बारे में बता रखा है, एज द केस में भी इनमें से कोई भी हो, व्हाइल इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी गाइडेड बाय द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल नेमली। तो कोई भी इस एक्ट के प्रोविजन को इस्तेमाल करेगा, इंप्लीमेंट करवाएगा, तो इन प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करेगा। आगे समझ में। अब देखो पहला प्रोविजन क्या दे रखा है? प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। अब मान लो इस इनोसेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी बच्चा होगा 18 साल से कम उम्र का है, चाहे उसने अपराध क्यों ना किया हो, अपराध उसने क्यों नहीं किया हो, उस बच्चे को तो क्या माना जाएगा? इनोसेंट ही माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे के ऊपर कभी भी बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं रहेगा, सब साबित करने का भार किसके ऊपर होगा? जैसे मान लो जेजे बोर्ड के सामने बच्चे को ले गए, भाई आपको पता चला कि किसी बच्चे ने कोई अपराध कर दिया, सपोज करके चलो, अब उस बच्चे ने अपराध कर दिया, तो साबित किसको करना पड़ेगा? क्या बच्चे को करना पड़ेगा? क्या बच्चे को साबित नहीं करना वहां पर, उसको तो बोर्ड क्या मानेगा? इनोसेंट ही मानेगा। जो लेके आया ना उस बच्चे को, कह रहा है कि इसने अपराध किया है, उसको साबित करना पड़ेगा। कोर्ट तो उसको हमेशा क्या मानेगी? चाहे चिल्ड्रन कोर्ट हो चाहे वो जेजे बोर्ड हो, कोर्ट तो उसे हमेशा यही मान के चलेगी कि वो बच्चा इनोसेंट है, उस बच्चे ने कोई काम नहीं, उसने कोई भी नहीं किया। तो आप ये सेल और मे प्रिज्यूम के बारे में कहां पढ़ते हो? सेक्शन 4। सेक्शन 4 एविडेंस एक्ट। सेक्शन 4 के अंदर ठीक है ना?
ये आपका शेल क्या होता है, मेल क्या होता है। शेल का मतलब क्या होता है कि ये शेल प्रिज्यूम का मतलब हुआ कि यहाँ पर कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है, कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उसे फॉलो करे ही करे। वो क्या है, उसके लिए मैंडेटरी है कि अगर एक्ट में कोई बात दे रखी है तो उसको माननी ही पड़ेगी, जैसी है वैसे ही। अब चाहे मान लो जज साहब जो है उनके सामने ही बच्चे ने अपराध किया है, लेकिन जज साहब तो क्या मान के चलेंगे हमेशा कि वो बच्चा निर्दोष है, क्योंकि जज साहब को भी क्या देना पड़ेगा, उसके लिए प्रूफ देने पड़ेगे। तो इसलिए इस प्रिंसिपल का फॉलो यूज किया जाता है। नहीं तो बच्चे को तो कोई भी फंसा सकता है ना ऐसे तो। और मे का क्या मतलब हुआ, इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के विवेक के आधार पर ये चीज निर्धारित की जाती है। कोर्ट को लग रहा है, जैसे कोर्ट को खुद को लगा कि ये बच्चा तो क्या है, अपराधी है, तो फिर उसको सजा खुद नहीं दे दी अपने साथ, फिर उसमें सबूत की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर कोर्ट को नहीं लगा तो फिर उसे छोड़ भी सकता। तो इसका मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट का मतलब हुआ कि कोर्ट के विवेक के आधार पर वो चीज निर्धारित की जाती है, उसको ध्यान रखा जाता है। मतलब इट्स अ डिपेंड ऑन दैट कोर्ट, उस कोर्ट के ऊपर डिपेंड करे। देखो क्या लिखा हुआ है, एनी चाइल्ड शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट ऑफ एनी मैला फाइड क्रिमिनल इंटेंट अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये लिखा है ना। आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ। ये डिग्निटी एंड वर्थ के बारे में आपको पता है, आपको ये जो आर्टिकल 39 था आपका, 39 का ई और एफ, इनको खोल के देखना, यहाँ पर डिग्निटी और वर्थ की बात आ गई है। वहीं पर ये आर्टिकल के बारे में बता रखा है, वहीं से ये प्रिंसिपल निकला है। अब ये प्रिंसिपल केवल इसी आर्टिकल से नहीं निकला, ये आपका ह्यूमन ग्राउंड भी देखा जाता है। आपको आर्टिकल 21 के अंदर भी तो राइट टू डिग्निटी का राइट मिलता है ना, कि किसी भी महिला की या किसी भी पुरुष की डिग्निटी को हार्म नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। सपोज करो कि पुलिस वाला जो है वो आपको घसीट के ले जा रहा है, तो वो क्या सही है? वो आपकी डिग्निटी को मेंटेन करना उसकी जिम्मेदारी, या आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है, आपकी प्राइवेसी का हनन कर रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी का हनन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिग्निटी को मेंटेन किया जाता है। भाई जब हम व्यक्तियों की, बड़े लोगों की बात करते हैं डिग्निटी की, तो क्या बच्चे की भी डिग्निटी नहीं होती कुछ? क्योंकि उसे भी तो सोसाइटी में रहना है, उसका भी तो कोई स्टेटस होता है। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। ऑल ह्यूमन बीइंग शैल बी ट्रीटेड विद इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स। वो भी तो इंसान ही है भाई। इसलिए ये चीज ध्यान रखी जाएगी जब भी जेजे बोर्ड के अंदर, जैसे मान लो जेजे बोर्ड में कोई बच्चा गया और जेजे बोर्ड के जो मेंबर है वो कहते हैं यहाँ पे तूने अपराध किया ना, उसको उल्टा सीधा सुनाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। और ये ही नहीं, इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रिंसिपल हैं जहां पर किसी बच्चे को आप स्टिग्मा भी नहीं दे सकते कि तू तो चोर का बच्चा है, तू खुद चोर है। ऐसा कह सकते हो क्या कभी? ये सारे स्टिग्मा भी यूज नहीं किए जा सकते उस बच्चे के साथ, क्योंकि उसका सोशल रिहेबिलिटेशन करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा होगा लोग मजाक उड़ाते हैं बच्चों का, जैसे उसका पिता ही चोर निकला, करी होगी कभी चोरी, तो फिर उसके बेटे को कह रहे हैं चोर का बेटा, चोर का बेटा। या उस बच्चे ने कोई चोरी की तो उस बच्चे को ही छेड़ रहे। आरोप का विषय तो नहीं हुआ कि उसने चोरी की या नहीं की, लेकिन फिर भी छेड़ा जा रहा है। लेकिन अगर उसने सजा काट ली हो फिर भी उसको कह रहे हो, तो अभी तो गलत ही है। तो ऐसे स्टिग्मा भी नहीं दिए जाते। देखो क्या लिखा हुआ है। और जो थर्ड प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब मान लो उस बच्चे की कोई हियरिंग चल रही है या उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है किसी कोर्ट को, सीडब्ल्यूसी को। भाई डिसीजन तो दोनों ही लेते हैं ना, ये सीडब्ल्यूसी भी लेती है बच्चे से रिलेटेड कि भाई बच्चे को उसके घर पे ही छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। सपोज करो बच्चा अपने घर से भाग के आ गया, अब घर से तो भाग के आ गया तो उसके घर वालों ने मिसिंग चाइल्ड की कंप्लेंट करवा दी, लेकिन तब तो वो बच्चा मिला ही नहीं। लेकिन वो किसी व्यक्ति को मिल गया, वो व्यक्ति विशेष ने सीडब्ल्यूसी में बच्चे को भेज दिया। अब बच्चे को सीडब्ल्यूसी में भेज दिया तो उन्होंने इंक्वायरी करी तो पहले पता चला कि बच्चे को जो है उसके खिलाफ, बच्चे के लिए पहले ही मिसिंग चाइल्ड की किसी ने कंप्लेंट दर्ज करवा रखी थी। तो पुलिस वाले आए और उनके माता पिता को लेके आए। तो सीडब्ल्यूसी सबसे पहले तो पूछेगी क्या यही माता पिता है कि तुम्हारे, बच्चे से पूछेगी नहीं पूछेगी?
उसे ये पूछेगी क्या यही माता पिता है तुम्हारे, क्या तुम इनके साथ जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते। ये सारी व्यवस्था पूछी जाएगी। किससे पूछी जाएगी? उस बच्चे से पूछी जाएगी, क्योंकि बच्चे का वहां पर बेस्ट इंटरेस्ट भी देखा जाता है, तो उसका पार्टिसिपेशन भी होना जरूरी है, उससे पूछा जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा होता है राइट टू बी हर्ड। शब्द सुना है ना आपको? जो भी पार्टी होती है, चाहे केस किसी का भी चल रहा हो, राइट टू बी हर्ड तो सबके पास ही होता है ना, कि उसे भी सुने जाने का अधिकार है। तो यहाँ पर बच्चे को भी अधिकार दिए गए हैं एक तरीके। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी चाइल्ड शैल हैव अ राइट टू बी हर्ड। हर बच्चे के पास ये अधिकार है, उसका अधिकार है ये कि उसके पास राइट टू बी हर्ड है। अंडरलाइन कर लें इस शब्द को। टू पार्टिसिपेट इन ऑल प्रोसेस एंड डिसीजन अफेक्टिंग हिज इंटरेस्ट। जो भी उसके इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहे हो, प्रभावी कर रहे हो, जैसे कि उसको माता पिता के पास छोड़ना, वापस से बच्चा मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे को पीटते हैं, तो भाई अब बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को देखा जाएगा ना वहां पे। फिर वो सीडब्ल्यूसी के बच्चों को माता पिता के पास छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। और अगर छोड़ेगी तो पहले 1 महीने तक, 2-3 महीने तक देखती रहेगी, ध्यान देती रहेगी कि बच्चे रहेगी, बुलाएगी उसको कि भाई तुम्हारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं होगा। मतलब बहुत सारी चीजें देखी जाती। तो यहाँ पर उस बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट भी देखा जाएगा। चाइल्ड व्यूज शैल बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन विद ड्यू रिगार्ड टू द एज और मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। अब मान लो बच्चा ही 2-3 साल का हो तो क्या होगा? तो उससे क्या पूछा जा सकता है? कुछ चीजें बच्चा कुछ कह सकता है कि उस केस में